नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 22 तक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 एंड 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रतिषेध की बात करता है और साथ में बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार क्या है? मानव दुर्व्यापार यानी मनुष्य की जो खरीद बिक्री है, जिसमें पुरुष भी आ जाएंगे, महिला और बच्चे की जो खरीद बिक्री है उस पर रोक, प्लस बलात्श्रम जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर अगर कार्य करवाया जा रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, या बेगार का प्रतिषेध जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जनहित में राज्य अगर चाहता है तो कोई अनिवार्य सेवा ले सकता है, लेकिन अगर राज्य लेता है तो इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। एक तो धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, इन 4 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई कुछ प्रकार की सेवाएं ऐसी हैं जो कि पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो भेदभाव कर सकता है कि वो महिलाओं को न लेकर पुरुष को ले। तो इस प्रकार का भेदभाव हो सकता है, लेकिन इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बच्चों को कारखाने आदि में नियोजित करने का निषेध। इससे संबंधित एक आर्टिकल है, बाल व किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016। अब ये जो एक्ट है, ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये क्या कहता है कि 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कराई जाएंगी। उन सबका क्या करता है, ये निषेध करता है। लेकिन हाँ, चाहे तो वो पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकते हैं। तो ये 14 साल से कम आयु है अगर बच्चे की, तो वो क्या है, व्यावसायिक गतिविधियों में तो नियोजन का निषेध करेगा, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय में वो हाथ बटा सकते हैं। फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया और ये है कि 14 से जो 18 साल तक की आयु के बच्चे हैं वो खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। वो कर सकते हैं लेकिन खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। अगर उल्लंघन होता है तो इसका में कारावास है, कितने 6 माह से लेकर, याद ध्यान रखें, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का, 6 माह से 2 वर्ष तक का तो कारावास है, और जुर्माना जो है वो लगभग 20,000 से 50,000 तक का। तो ये हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 25, और 25 से 28 तक ये अगला हमारा मौलिक अधिकार आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो 4 आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की जब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो एक व्यक्ति को, ये एक इंडिविजुअल अधिकार है, ये ध्यान रखें कि कैसा अधिकार है, हर व्यक्ति को मिलने वाला अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण का अधिकार है और प्रचार प्रसार का अधिकार है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस कहाँ हैं कि भाई लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, नैतिकता का ह्रास ना हो, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों का अगर हनन नहीं हो रहा है तो ये अधिकार जो है इंडिविजुअल को मिले हुए हैं। तो ये तो हमारा आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, और ये ध्यान रखें कि एक सामूहिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 जो है वो एक सामूहिक अधिकार है। यहाँ पर कोई भी धार्मिक उद्देश्य है उसके लिए किसी भी संस्थान का की स्थापना करने का अधिकार है, एक तरीके से तो याद रखो। और साथ में उसके प्रबंधन का भी अधिकार है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट का भी अधिकार है। और धार्मिक उद्देश्य, लेकिन क्या होना चाहिए, सब विधि के दायरे में हो। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है ये, और साथ में ध्यान रखें कि जो चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का भी अधिकार है उस धार्मिक संस्थान से संबंधित। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट का अधिकार। आर्टिकल 27 कर से संबंधित है कि धर्म विशेष के विकास के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। धर्म विशेष के विकास के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि
कुछ जो गतिविधियां हैं, कोई धर्म विशेष का कोई काम चल रहा है, वहाँ पे कुछ गतिविधियों पर शुल्क लिया जा सकता है लेकिन कर नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर शुल्क लगाया जा सकता है लेकिन धर्म विशेष के विकास के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित ना होने का अधिकार। कि कोई सरकारी जो विद्यालय है, ध्यान रखें, कोई गवर्नमेंट विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशेष धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो एक तो सरकारी विद्यालय में नहीं दी जा सकती और निजी विद्यालय में दी जा सकती है। अब कोई धर्म विशेष के लिए कोई स्थापित की गई संस्था है तो वहाँ पर उस धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये बात किस आर्टिकल में आ जाएगी? आर्टिकल 28 में आ जाएगी। तो ये हमने बात कर ली 23-24 शोषण से विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 2 हैं इसमें, 29 और 30। अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले कि अल्पसंख्यक क्या है। तो अल्पसंख्यक जो शब्द है उसे संविधान में वैसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम दो प्रकार के अल्पसंख्यक मान सकते हैं। एक तो धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक और एक हो सकते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो भारत में 6 धर्मों के लोगों को माना गया है। मुस्लिम हैं अल्पसंख्यक में, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के तहत ये जो 6 हैं धर्म, उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। भाषाई आधार पर अगर हम बात करें तो इसका न तो संविधान में कोई अधिनियम है, न कहीं संविधान में अलग से इसे लिखा गया है। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं कह सकते क्योंकि संविधान में या किसी अधिनियम में इसके बारे में नहीं बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ ये मुख्य रूप से सबके लिए है, ध्यान रखें, और ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और ये क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने वाले जो नागरिक हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि का संरक्षण करने का उन्हें अधिकार है। तो भारत के नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 जो है वो है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कि अगर कोई भाषाई अल्पसंख्यक है या कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है तो वो अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उन्हें उसका प्रशासन संभालने का अधिकार भी होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 30 में दिया है। तो 29-30 हो जाएंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, 300 क भाग 12 में अब ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये कैसा अधिकार हो गया है? अब ये मौलिक अधिकार न रहकर अब ये एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। और पहले इसका बारे में कहाँ दिया गया था? आर्टिकल 31 में भी था और 19(1)(f) जो हमने पढ़ा था उसके अंदर भी संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी। लेकिन अब ये किस में है? 300 क अनुच्छेद के अंतर्गत और जो कि भाग 12 में है। ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो कि अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला माना गया है। तो इसके अनुसार क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिटों की यहाँ पे बात की है? 5 प्रकार की रिट है। पहली क्या हो जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, सशरीर प्रस्तुत करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या अवैधानिक तरीके से बंधक बना लिया गया तो वो जो बंधक है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के द्वारा ये रिट दी जाती है। ठीक है, तो इसे क्या होगा कि भाई उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए अगर किसी व्यक्ति को
इस तरीके से बंदी बनाया गया है। ये सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कुछ जो रिट हम पढ़ेंगे वो सरकारी अधिकारियों के लिए होती है, लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो सरकारी और निजी व्यक्ति या कोई निजी संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। किसको जारी की जाती है? तो ध्यान रखें, मुख्य सचिव को जारी की जाती है। इसका मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना। पहली रिट हो गई। दूसरी बात हो जाती है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? जैसे इसका सशरीर प्रस्तुत करना था, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। अब जब हम बात करते हैं इसकी परमादेश की, तो ये जो सार्वजनिक पद पर कोई नियुक्त व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तब ये परमादेश दिया जाता है या आदेश दिया जाता है कि भाई आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, ये हम आदेश देते हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध होती है। ये कोई व्यक्ति अगर निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करने के लिए की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि किस किस के विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं की जा सकती है, राज्यपाल के खिलाफ नहीं की जा सकती, कोई निजी संस्था है, प्राइवेट जॉब वाला है या व्यक्ति है, उसे नहीं की जाएगी, कोई विवेकाधीन शक्ति के अधीन कोई कार्य हो रहा है, कर्तव्य है, उसमें नहीं होगा, कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई जॉब कर रहा है उसमें नहीं होगी, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? परमादेश। तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अब ये जो रिट है वो जो उच्चतर न्यायालय होता है, हाई कोर्ट नहीं, जो हायर कोर्ट होता है, ध्यान रखें, उच्चतर न्यायालय के द्वारा किसी निम्नतर लोअर कोर्ट को दी जाती है। ठीक है, यदि कोई लोअर कोर्ट जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र के अलावा बाहर जाके कोई कार्य करती है, तो जो हायर कोर्ट है उससे जो बड़ी कोर्ट होगी, हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखें, हायर कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है कि निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध इसे जारी कर सकती है। ये जो है ये सक्रिय को निष्क्रिय बनाने वाली प्रक्रिया है, एक तरीके से ध्यान रखें। जैसे कि हमने परमादेश में पढ़ा था कि निष्क्रिय को सक्रिय बनाने की प्रक्रिया थी किसी सरकारी कर्मचारी को, लेकिन अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसको सक्रिय से निष्क्रिय बनाने के लिए प्रतिषेध की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये सुनवाई के दौरान होती है और यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ये हो गया प्रतिषेध। उत्प्रेषण में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखें कि निम्नतर जो न्यायालय है उसको कार्य से रोकने के लिए की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि उच्चतर न्यायालय जो है वो केस को ही अपने पास मंगवा लेते हैं। सुनवाई के दौरान भी हो सकती है, सुनवाई के बाद भी हो सकती है। ये उत्प्रेषण की जो प्रक्रिया है ये तो सिर्फ न्यायपालिका के विरुद्ध होती है, लेकिन ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध हो सकती है। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, और प्रतिषेध का मतलब तो होता है रोकना, लेकिन उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। फिर लास्ट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि वारंट के द्वारा, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वारंट के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक पद या प्रशासनिक पद पर है जिसके वो योग्य ही नहीं है, तब ये जो रिट है वो जारी की जा सकती है। और ये जो है नियुक्त हुए व्यक्ति के विरुद्ध होती है। अगर किसी ने नियुक्ति दी है उसके विरुद्ध नहीं होगी। मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाएंगी किससे संबंधित? अनुच्छेद 32 से संबंधित। अब कई बार ये प्रश्न भी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है वो उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करने के लिए क्या है? बाध्य है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 कहता है और आर्टिकल 32 हमारा मूल अधिकार है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। जो अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तभी ये रिट जारी होगी, लेकिन उच्च न्यायालय में अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के हनन के साथ साथ अगर अन्य मामला भी कोई है तब भी रिट को जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा जो आर्टिकल 226 है वो निलंबित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के पास जो रिट अधिकारिता है वो ज़्यादा है।
अब हम बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो संसद है वो, देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि किस किस को मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हम कह सकते हैं जहां पर हमें मूल अधिकारों में कटौती भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो संसद जो है वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसी, ऐसे जो एजेंसी जो हैं उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। ठीक है, तो किन्हें फंडामेंटल राइट से रोका गया है? तो इन सबको हम कह सकते हैं कि अगर संसद चाहे तो इनके मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। 34 अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लग जाता है तब भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है नागरिकों के खिलाफ। ठीक है, नागरिकों में मार्शल लॉ अगर लागू हो गया है तो कटौती की जा सकती है मूल अधिकारों के। हालांकि मार्शल लॉ जो है उसकी संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल संसद को है। ध्यान रखें कि मूल अधिकार में कटौती का अधिकार किसे है? सिर्फ संसद को है। एक और आर्टिकल 35 का था जिसे अब एंड कर दिया गया है, जो अब समाप्त हो गया है, जो कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। 1954 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसे जोड़ा गया और 2019 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसे हटा दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनको विशेष प्रावधान देने से संबंधित था 35 का, जिसे अब हटा दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट कि आर्टिकल 358 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की बात है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा, 20 और 21 नहीं होंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो वो 19 निलंबित नहीं होगा। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, तो ध्यान रखें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने मूल अधिकारों से संबंधित पढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।